है हिंदी की। ठीक है, आरती बोलिए आपको क्या कहना था। पहले मैं आज आप सब बच्चों के वो ही लेती हूँ, क्वेरीज क्या क्या है। आरती, आपने हैंड रेज किया है, बोलो बेटा क्या काम था आपको, क्या बताना है। आरती प्रसाद। ठीक है, अभी तक मैंने आपको हिंदी के 4th टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, खुशबू, बोलो क्या कहना था। खुशबू, तो मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था हिंदी का वैश्वीकरण। ठीक है, तो वैश्वीकरण से आपको क्या समझ आया था, बताओ आज मुझे, मतलब क्या क्या पढ़ाया था मैंने हिंदी के वैश्वीकरण में। सभी बच्चों ने पढ़ा था वो हिंदी का वैश्वीकरण जो मैंने पढ़ाया था। बताओ बच्चों। वैश्वीकरण का अर्थ ये है, ये एक प्रकार का सतत, यह एक प्रकार की, पता क्या है बच्चों, सतत प्रक्रिया है जो सभी दुनिया को एक दूसरे के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक साथ जोड़ती है। ये सारी दुनिया को, मतलब हमारी जो वैश्वीकरण होता है वो हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी चीजों को एक साथ मिलकर जोड़ती है। ठीक है, और इसी तरह से हमारी हिंदी है। हिंदी का जो वैश्वीकरण है, हमें अपने देश में हिंदी को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए हमें हिंदी का भी वैश्वीकरण करना है और सारे दुनिया से उसको कोरिलेट करके चलना है। ठीक है, ये इसमें जो चुनौतियां होती हैं ये इन तीनों आयामों को बहुत इजीली दर्शाती हैं कि भाई हमारे देश का सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सारी चुनौतियां जो हैं वो है वैश्वीकरण। ये क्या होता है, हिंदी के वैश्वीकरण का अर्थ। ठीक है, संयुक्त रूप में इसका आदान प्रदान करना की एक प्रक्रिया है, यानी कि हमारा मतलब इकट्ठा करके इस चीज को एक दूसरे को क्या है, आदान प्रदान करना ही हमारी एक क्या है, प्रक्रिया है। ये होता है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ। और अब है भाषा में वैश्वीकरण के प्रभाव, और मतलब भाषा पर भी वैश्वीकरण का पूरी तरह से क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जो भाषा होती है हमारी उसमें भी हमारे वैश्वीकरण का पूरी तरह से क्या होता है, प्रभाव पड़ता है कि हमारी भाषा कैसी है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, ये सारी जो जो चीजें होती हैं ये क्या होती हैं, ये हमारा वैश्वीकरण ही होता है। इसमें एक राइटर है लोम चोम्स्की, तो उन्होंने कहा है, क्या कहते हैं, वैश्वीकरण के बारे में कहा है उन्होंने कि वैश्वीकरण का तात्पर्य है अंतरराष्ट्रीय एकीकरण के साथ है, यानी कि मतलब अंतरराष्ट्रीय चीजों को एक साथ मिलकर जोड़ना है। जो वैश्वीकरण का अर्थ जो है ना, अंतरराष्ट्रीय एकीकरण को, हमारी भाषा को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ले जाने के लिए भी उनको एक साथ जोड़ना है, ये क्या है, हिंदी का वैश्वीकरण। ठीक है, जो टोम चोम्स्की है उन्होंने कहा था ये कि जो हिंदी है हमारी वो एक अंतरराष्ट्रीय वैश्वीकरण को जोड़ना है। ठीक है, ये लोम चोम्स्की ने कहा था। हमारे जो आंकड़े हैं
वो ये कहते हैं कि हमारे देश के 40 करोड़ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, हिंदी भाषा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो हमारे देश के 40 करोड़ लोग हैं वो हिंदी भाषा से रिलेटेड हैं, और हमारी हिंदी भाषा से ही वो क्या कहते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे को। हमारी हिंदी भाषा इतनी प्रचलित है कि वो उसी से एक दूसरे को सारी चीजें रिलेट करते हैं। और वैसे देखा जाए तो भारत, वैसे तो आपको सबको पता ही है कि भारत क्या है, एक बहुभाषिक देश भी है जिसमें बहुत सारी भाषा को इस्तेमाल करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था हिंदी का वैश्वीकरण, मैं उसी के बारे में आपको दोबारा से एक बार बता रही हूँ कि हिंदी का वैश्वीकरण आखिर होता क्या है। ठीक है, तो 40 करोड़ लोग जो है वो हिंदी भाषा को क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारे देश में। वैसे तो हमें सबको पता ही है कि हमारा भारत देश क्या है, बहुभाषिक देश है जिसमें अनेक प्रकार की भाषा वाले लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदी को कई प्रकार से, हिंदी भाषा को बहुत प्रख्याति मिली है, यानी कि मतलब कितने प्रकार ऐसे हैं जिससे हमारी हिंदी भाषा क्या हुई है, बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में फैली है। लेकिन उसे अभी तक क्या कहते हैं, सामाजिक हमारे संविधान में उसको अच्छे तरीके से नहीं मान्यता प्राप्त हुई है, क्योंकि अभी तक हमारी भाषा फर्स्ट नंबर पर नहीं आई है, जिससे मतलब हमें अपनी राजभाषा तो है हमारी हिंदी, लेकिन जैसे कहते हैं तो अभी तक हमारी वो हिंदी हमारी इस तरह से प्रचलित पूरे उसमें नहीं हुई है। ठीक है, और हिंदी हमारी बहुभाषिक देश तो है ही, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं बहुभाषा के, जिसमें अनेक अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, सब तरह की भाषा हमारे देश में बोली जाती है। और लेकिन ऐसा है कि हमारे देश में आज तक भी जो हम चीजें खरीदते हैं, बाजारों में जाते हैं, किस चीज का लेन देन करते हैं, वो अधिकतर क्या होता है, उसी चीजों हिंदी भाषा से ही हमारे देश में, मतलब जो हम चीजें खरीदते हैं, देते हैं, लेते हैं, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, हिंदी भाषा से ही रिलेटेड होती हैं। और हिंदी में ही वो हिंदी के बोलचाल की भाषा में ही चीजें हमारी बेची जाती है और खरीदी जाती हैं। वैसे तो आपको पता ही है, क्या कहते हैं, मोस्टली आजकल इंग्लिश का बहुत प्रचलन है हमारे देश में भी, इंग्लिश में ही जो इंग्लिश मतलब पढ़ता और समझता है तो वो ही उसी को ज्यादा मान्यता मिलती है। हिंदी वालों को तो कोई कुछ नहीं समझ पाता ठीक से, कि भाई हिंदी वाला तो फिर सबके सामने यही लगता है कि उसको तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये था हिंदी का वैश्वीकरण, जो सारी चीजों को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक साथ मिलकर क्या करता है, जोड़ता है। खरीदना, बेचना, एक दूसरे से क्या कहते हैं, बातें करना, एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाना, ये सब चीज क्या है, हिंदी का वैश्वीकरण, जो हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे को एक साथ जोड़ता है। इसमें हिंदी के वैश्वीकरण में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी लास्ट टाइम, तो वो तो आपको सबने पढ़ी ही होंगी जिन जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली थी। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक कराया था हिंदी भाषा का विश्व संदर्भ। क्या कराया था, अभी तक आपको समझ आया हिंदी का वैश्वीकरण क्या होता है? बताओ मुझे, हिंदी का वैश्वीकरण क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको किन किन चीजों को रिलेट करता है एक साथ को, बताइए। हिंदी भाषा का जो वैश्वीकरण है वो क्या है, और लोम चोम्स्की ने उसे क्या कहा था? मैंने अभी आपको बताया था कि लोम चोम्स्की ने उसे क्या कहा था, बोलिए प्रियंका। बोलिए क्या है हिंदी का वैश्वीकरण? भाई आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ तो बताओ, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? मैं तो दोबारा से आपको रिवीजन करके बता रही हूँ कि भाई हिंदी का वैश्वीकरण होता क्या है। हिंदी का वैश्वीकरण हिंदी से हो या फिर हमारे किसी भी कामकाज से, ये सब चीजें होती है क्या, हिंदी का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हमारी बोलचाल की भाषा, जो सब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एकजुट होकर जो चलते हैं, वो उसको कहते हैं हम वैश्वीकरण। उसका क्या अर्थ, वो क्या होता है, वैश्वीकरण। इसलिए हम हिंदी का वैश्वीकरण भी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया था हिंदी भाषा का विश्व संदर्भ, पढ़ा था। अच्छा, वो बच्चे हैंड रेज करें जिन्होंने मेरे ये दोनों टॉपिक पढ़े थे, बताइए। हाँ खुशबू बोलिए, पढ़ा था आपने ये टॉपिक?
समझ आया था आपको जो हिंदी का वैश्वीकरण है? ओके। बाकी और बच्चों ने नहीं पढ़ा था मेरा ये वाला टॉपिक जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी? तो सारे, अच्छा आपने भी पढ़ा था आरती, तो आपको समझ आया था वो फर्स्ट टॉपिक? अभी मैं जैसे दोबारा आपको बता रही हूँ, तो आपको ये वाली चीजें समझ आ रही है कि मतलब? ठीक है। तो अभी वो सब बच्चे और बाकी तो सब शायद नए बच्चे होंगे। तानिया आपने भी पढ़ा था? अच्छा, आपको समझ आ गया था वैश्वीकरण क्या होता है, जो हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या हमारे बोलचाल की भाषा, हमारी चीजों का लेन देन, ये सारी चीजें जो होती हैं उन चीजों को एक साथ कोरिलेट करता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, वो होता है क्या? वैश्वीकरण। उसके बाद में मैंने आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाया था, हिंदी भाषा का विश्व में संदर्भ। ठीक है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि ने हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया। यानी कि हमारे जो संविधान था उसे देवनागरी लिपि में क्या किया था? राजभाषा के नाम से घोषित किया गया था। ठीक है। और ये 341 आर्टिकल जो है ना उसके तहत हुआ था ये संघ जो बना था। 341 आर्टिकल था उसके तहत ये संघ बनाया गया था। जो हिंदी के विश्व संदर्भ जो था भारत के संविधान में देवनागरी लिपि के अंतर्गत, यानी कि देवनागरी लिपि को जोड़कर एक संघ बनाया गया था जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और क्या कहते हैं ये आर्टिकल 341 वन में जो इसके बारे में कही गई थी वो ये वाली बात कही गई थी कि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। ठीक है। और इसकी गिनती जो है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में करी जाती है। कौन सी अनुसूची में करी जाती है? इसकी गिनती जो है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में करी जाती है। ठीक है। जो कि जब यह मतलब संघ बनाया गया था उसमें 25 भाषाएं एक साथ सम्मिलित थी। जब हिंदी भाषा का विश्व संदर्भ किया गया था और संविधान में इसको रखा गया था हिंदी भाषा को, तो ये संविधान का जो आर्टिकल था 341 वन। ठीक है। मतलब 341 वन आर्टिकल में इसको बताया गया था और संविधान की 8वीं अनुसूची में। और जब उसमें 25 भाषाएं ऐसी थी जो एक दूसरे को मतलब अपने साथ कोरिलेट कर रही थी और एक दूसरे के साथ थी, जब हमने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, यानी कि उसको उसमें शामिल किया गया था। और भारतीय संविधान में ये भी व्यवस्था है कि केंद्र भारत के प्रचार की भाषा को भी अंग्रेजी और हिंदी में भी होगी। भारतीय संविधान में फिर ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि केंद्र और की जो भाषा है सिर्फ हिंदी हिंदी में होगी, नहीं अंग्रेजी में भी होगी, क्योंकि दूसरों से वार्तालाप करने के लिए, दूसरे देशों में हम जाएंगे अपनी बातों को वार्तालाप करने के लिए, तो इंग्लिश भी तो भाई बहुत जरूरी है। और इंग्लिश नहीं आती होगी तो हमसे तो फिर हमें समझ कैसे आएगा? दूसरी भाषा से हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? इसलिए क्या कहते हैं संघ ने ये भी कहा था कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा हमारे मतलब उसके लिए जरूरी है, कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने दूसरे देशों में बिजनेस करने के लिए, दूसरे देशों में अपने आप को मतलब प्रचार करने के लिए। ठीक है। ये था मैंने हिंदी भाषा का विश्व संदर्भ, जो मैंने आपको सेकंड टॉपिक पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में। पढ़ाया तो मैंने सारा था, थोड़ा थोड़ा सारी चीजें बताई थी मैंने थोड़ी थोड़ी। लेकिन मैं आप दोबारा से, आप लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये टॉपिक क्लियर करा रही हूँ धीरे धीरे कि भाई तुम्हें समझ आ जाए, और मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपको पता चले, आप मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है। अभी समझ आ गया? संयुक्त राष्ट्र में जो था हिंदी भाषा का विश्व संदर्भ जो था वो इस तरीके से था। मेन बात में यही थी कि संविधान में जो हमारी राजभाषा का दर्जा मिला था वो 341 आर्टिकल जो था ना उसमें ही था। 341 आर्टिकल नंबर 1 पे, और क्या कहते हैं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची थी वो। और क्या कहते हैं उसमें 25 भाषाएं थी जो एक दूसरे को कोरिलेट करके रखती थी। लेकिन संविधान ने फिर भी ये एक बात कही थी कि क्या कहते हैं हमारे देश को आगे पत्राचार की भाषा बनाने के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही प्रकार से यूज की जाएगी। ठीक है। अभी समझ आया आपको ये दूसरा टॉपिक भी? बताओ बच्चों। ओके चलो बताओ, तो फिर अब मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ।
कौन सा आर्टिकल था जो, किस आर्टिकल के तहत हमने इसको रखा गया था, हिंदी भाषा के विश्व संदर्भ को, जो हमारी हिंदी भाषा की राजभाषा भाषा थी, कौन से आर्टिकल के उसमें रखी गई थी, बताओ। वन। ओके बेटा, वेरी गुड। और क्या कहते हैं, कौन सी अनुसूची थी वो? 8वीं। हाँ जी, बिल्कुल 8वीं अनुसूची में। और जब उसमें भाषाएं थी, वो कौन, कितनी थी भाषाएं उसके अंदर? 26। वेरी गुड, ठीक है। तो यानी कि अब आपको सबको समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। मैंने Yes, sir. इसलिए आपको, ओके ओके बेटा, मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं एक बार दोबारा से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ सारे टॉपिक, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने पढ़ाई थी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी, ठीक है। तो अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी जो थी वो क्या, कैसे हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945। 1945 में, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, हाँ। तो 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र में। जी, तो क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जब करी गई थी 24 अक्टूबर 1945 में, इसकी स्थापना की गई थी। और इस पे अधिकार पत्र पर जब साइन किए गए थे ना, जब क्या थे, 50 देशों के लोग वहां पर मौजूद थे जब इसके अधिकार पत्र पर साइन किए गए थे। तो वहां पे 50 देश ऐसे थे जहां पे वहां के 50 देशों के लोग मौजूद थे जब हमारा मतलब क्या कहता था, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और आज के समय में जो है हमारे देश में पता क्या है, 193 देश ऐसे हैं जहां हिंदी को मान्यता प्राप्त है। 193 देशों में जहाँ क्या कहते हैं, हिंदी को मान्यता प्राप्त है, कि मतलब वहाँ उनके स्कूलों में, उनके कॉलेजों में, सब जगह हिंदी को अच्छे से प्रचलित किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे मतलब कम्युनिकेशन का माध्यम बनाने के लिए हिंदी बहुत जरूरी है, दूसरे देशों में भी। और क्या कहते हैं, उसे बनाने के लिए जब हिंदी को हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं बनेगा। हमारा बिजनेस हो, हमारे दूर देशों से कुछ भी मतलब वार्तालाप करनी हो, बातें करनी हो, हमें कुछ भी एक दूसरे से संविधान या मतलब हमारी सरकार की कुछ बात हो, तो बीच में एक कम्युनिकेशन होता है ना। तो इसलिए विदेशों में भी ये बात हो गई कि क्या कहते हैं, इंग्लिश को हम, हिंदी को भी हम मान्यता प्राप्त करेंगे, हमारे स्कूल और कॉलेजों में एक सब्जेक्ट होगा जो हिंदी पढ़ाया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना, वो इसीलिए तो पढ़ाई जाती है कि हम दूसरे देशों से बात करने के लिए, अपने देश को मतलब उच्च स्तर पर बनाने के लिए दूसरे देशों से अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, दूसरे 193 देश ऐसे हैं जहाँ पे, एक मिनट बेटा अभी, अच्छा। तो फिर जैसे संयुक्त राष्ट्र में हिंदी मैंने आपको बताई थी, क्या कहते हैं, वो 24 अक्टूबर और 1945 में इसे हिंदी का मतलब क्या कहते हैं, दर्जा दिया गया। और उसमें क्या कहते हैं, 50 देश ऐसे शामिल थे जब वो उसके साइन किए गए थे ना, कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को मतलब अपना दर्जा बनाने के लिए। तो जब वहां पे 50 देश ऐसे शामिल थे जब साइन किए गए थे कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी बनाई गई है और हिंदी को इसमें दर्जा दिया गया है। और आज भी हमारे देश में ऐसे 193 देश ऐसे हैं जहाँ हिंदी को स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में भी हिंदी की बुक्स होंगी वहां पे, जिससे हिंदी का हमारा कम्युनिकेशन बिजनेस को लेकर या हमारे ऑफिशियल किसी काम को लेकर, मतलब हिंदी का कम्युनिकेशन जो है अच्छे से बन जाए दूसरे देशों में भी। इसलिए वहां पर क्या कहते हैं, 193 देश ऐसे हैं जहाँ हिंदी को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। बताइए अब क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को कब दर्जा दिया गया था? 24 अक्टूबर 1945। वेरी गुड। और कितने देश में शामिल थे जब साइन हुआ था? 50। 50 देश मैम। ओके, वेरी गुड।
और क्या कहते हैं, अभी तक जो है 193 देश ऐसे हैं जहाँ पे यहाँ हिंदी पे को मान्यता प्राप्त। हिंदी की भाषा को मान्यता प्राप्त। हाँ जी, हाँ जी, वेरी। तो अब आपको समझ आ गई ये वाला टॉपिक भी ठीक से? यस मैम। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो उसके बाद ये मैंने 3 टॉपिक आपको करा दिए थे लास्ट क्लास में, थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए रिवीजन करवा रही हूँ जिससे मतलब मुझे भी समझ आए कि आपको समझ आ रहा है और आपको भी समझ आए अच्छे से, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। मेन बात इसमें यही थी, सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में जो हिंदी थी ना, बस उसमें यही मेन बात थी। क्या कहते हैं इसका, अब ये पता होना चाहिए कि कब उसको राष्ट्र में दर्जा दिया गया था और कितने देश थे और कितने देश शामिल थे उसमें हिंदी को वो कराने के लिए। जब भी हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में दर्जा दिया गया था तो कितने देश शामिल थे, ठीक है, जब साइन किया गया था। उसके बाद है मेरा एक मिनट बेटा, अभी हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय महत्व और उसका उद्देश्य, यानी कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा ये है, ठीक है। उसमें क्या है, हिंदी जो है पूरी दुनिया में भाषा है तो एक, लेकिन हमारे देश में हिंदी का भी कौन सा स्थान है, बताओ जरा कौन सा स्थान है हिंदी का हमारे देश में अभी भी? पता है किसी को कि हमारे देश में जो हिंदी का जो स्थान है वो कौन सा है हाल फिलहाल में जो है? संयुक्त राष्ट्र में हमारी राजभाषा का दर्जा दे तो दिया, लेकिन अभी तक हमारा स्थान हिंदी में पता है कौन सा? अभी हमारा 4th स्थान है। पहले हमारा 3rd था, लेकिन बीच में एक ऐसी भाषा है जो जुड़ चुकी है संयुक्त राष्ट्र में, जो हिंदी का स्पेनिश जो भाषा है ना, अभी 2nd नंबर पर हो गई है। अभी 1st नंबर पे है हमारी मडारिन, 2nd नंबर पे है स्पेनिश, और 3rd पर अंग्रेजी, और 4th पर क्या है? हिंदी। पहले हमारी 3 भाषा थी। स्पेनिश नहीं थी पहले हमारी भाषा, जो थी स्पेनिश नहीं थी पहले हमारी, पहले थी हमारी मंदारिन जो कि चाइनीज मतलब चाइना की जो भाषा है मंदारिन वो थी। उसके बाद थी अंग्रेजी और फिर थी हिंदी। तो उस वक्त तो हमारी क्या थी, संयुक्त राष्ट्र में जब हमें हिंदी का दर्जा दिया गया था तो 3rd नंबर पर थी हिंदी हमारी, लेकिन अब फिलहाल हमारी कौन से नंबर पर है? 4th नंबर पर है हिंदी, ठीक है। जैसे कि बंगाल में कैसी भाषा बोली जाती है? बांग्लादेशी, ठीक है। और मॉरिशस, सुरीनाम, गुयाना, फिजी आदि जगह पर हिंदी का विशेष प्रकार से हिंदी बोली जाती है। कुछ देश ऐसे हैं अभी तक हमारे देश में जहां पर हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है। कहां पर? मॉरिशस, सुरीनामा, गुयाना, फिजी, जहां पर हिंदी क्या है, विशेष प्रकार से बोली जाती है, ठीक है। और मॉरिशस में तो पता क्या है, सबसे ज्यादा दर्जा हिंदी को दिया गया है, मतलब, और सबसे ज्यादा जो हमारे हिंदी विश्व सम्मेलन हुए हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर हुए हैं? मॉरिशस में हुए हैं। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अभी तक हमारे देश में हिंदी के विश्व सम्मेलन कितने हुए हैं? पता है किसी बच्चे को कितने हुए हैं? बताना जरा। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आपको ये कि हमारे देश में जो विश्व सम्मेलन हुए हैं हिंदी के, पता है किसी बच्चे को कि कितने विश्व सम्मेलन हुए हैं? नहीं पता। अभी तक हमारे देश में क्या कहते हैं, 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। कितने? 11। जो फर्स्ट जो हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था वो मॉरिशस में ही हुआ था, ठीक है। सॉरी आपकी आवाज कट के आ रही है, बताना दोबारा, बोलना बेटा, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। कितने हुए थे अभी तक हमारे देश में हिंदी विश्व सम्मेलन जो हुए थे, कितने हुए थे बताओ? मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। और अभी भी हाँ, 11 भी हिंदी विश्व सम्मेलन हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो बार बार जो हिंदी विश्व सम्मेलन होगा वो कब होगा, कब खत्म होगा हमारा? नहीं पता, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, वो हमारा 2021 में, ठीक है। जो 2021 में होगा वो हमारा अब जो 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन खत्म होगा। पता क्या है, पहले जो ना हमारे हिंदी विश्व सम्मेलन की जो थी साल जो थे ना वो
4-4 साल के अंतर में हुए थे कि भाई 4 साल में एक बार हिंदी का विश्व सम्मेलन होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब 3 साल में एक बार हिंदी का विश्व सम्मेलन होता है। तो अब हमारा लास्ट टाइम हुआ था, कब हुआ था? 18 में हुआ था हमारा हिंदी विश्व सम्मेलन, जो कहाँ पे हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। लेकिन उससे पहले जो 2015 में हुआ था वो हुआ था भोपाल में। और अब जो होगा, अब फिर से हमारा अब 2021 में होगा हमारा हिंदी विश्व सम्मेलन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हुए थे हमारे हिंदी के विश्व सम्मेलन, कहाँ पे हुए थे? मॉरिशस में, ठीक है, जो हिंदी विश्व सम्मेलन थे। और सबसे ज्यादा उनके विश्व सम्मेलन की जो शुरुआत थी सबसे पहले किसने की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। हिंदी को संविधान में दर्जा दिलाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हिंदी विश्व सम्मेलन की शुरुआत की थी। पता है आप सबको? और मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। बहुत से लोग हिंदी में बोलते हैं और वहां पर भोजपुरी और हिंदी, मतलब वहां पे भोजपुरी भी बोली जाती है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब समझ आया कितने सम्मेलन हुए हैं अभी तक हमारे देश में हिंदी के? हमारे यहाँ से जो सम्मेलन है 11 हिंदी विश्व सम्मेलन हुए हैं, और 12वां जो होगा 2021 में होगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो हिंदी विश्व सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, और मॉरिशस में, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी के वो प्रेमचंद को, उन्हें पता ना जरा, सबको ही पता होगा, वो तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। तो मॉरिशस में भी एक हिंदी के प्रेमचंद माने जाते थे, उनका नाम था अभिमन्यु अंत। जब वहां पे वो हुआ था, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के विश्व सम्मेलन हुए थे, तो वहां पर कौन थे? अभिमन्यु अनंत। और उनकी एक बहुत फेमस पुस्तक थी लाल पसीना, पढ़ी भी होगी शायद किसी बच्चे ने, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा। उनकी बहुत अच्छी किताब थी जिसका नाम था लाल पसीना। और फिजी एक ऐसा देश है, वहां पर भी हिंदी बहुत अच्छे से बोली जाती है, ठीक है। तो उनके भी एक प्रेमचंद पौधे हैं, जोगिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह कंबल। समझ आया अभी आपको कितने भी सम्मेलन हुए? चलो बताओ आप। आकांक्षा बोलो कितने हुए, बताओ अभी तक बेटा। 11। हाँ, वेरी गुड। और अब जो लास्ट टाइम हुआ था वो मैंने बताया था, कौन सी ईयर में था? 2018 में। हाँ जी, और उससे पहले 2015 में हुआ था। और जब 15 इसकी में। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो फर्स्ट टाइम जब हुआ था हिंदी विश्व सम्मेलन, जब इंदिरा गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी थी, तो वो थी 1975 में। जब फर्स्ट टाइम हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था वो थी 1975 में। इंदिरा गांधी ने सोचा कि हिंदी को भी हमारे विश्व में एक दर्जा दिलाना है, और हिंदी को भी एक मतलब कुछ बनाना है, विख्यात करना है। तो इसलिए उसको क्या करा था उन्होंने? 1975 में हिंदी विश्व सम्मेलनों की शुरुआत की थी इंदिरा गांधी जी ने। अच्छा, मैंने जो बताया था आपको फर्स्ट हिंदी सम्मेलन, वो था कब हुआ था? 1975 में। उसकी डेट थी एग्जैक्ट, हाँ जी, हाँ जी, 10 जनवरी 1975 में फर्स्ट हिंदी सम्मेलन हुआ था, जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। क्योंकि शुरुआत उसकी किसने की थी? इंदिरा गांधी जी ने की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे राष्ट्र की जो मातृभाषा एक हिंदी है, उसे ही एक राष्ट्र में सम्मानीय दर्जा नहीं मिलेगा, तो फिर मतलब हिंदी का क्या फायदा? क्योंकि सब देश अपने देश की भाषाओं को अच्छा दर्जा और अपनी मतलब मान्यता प्राप्त करा रहे थे। लेकिन उस वक्त फिर उन्होंने सोचा कि मतलब हमें भी तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे देश को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, ठीक है।
इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो थे शिव सागर राम गुलाम, जो क्या थे, मोरोसिस के वो थे, फर्स्ट टाइम के पीएम थे वो। जब जब मोरोसिस में फर्स्ट टाइम हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था, वो थे शिव सागर राम गुलाम, जो मोरोसिस के क्या थे, प्रेसिडेंट, मतलब वो थे पीएम, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जब ये सम्मेलन हुआ था। ये मैंने आपको बताया ही था कि कितने, जब उसके हिंदी के विश्व सम्मेलन की जो अवधि समय सीमा थी वो कितनी रखी गई थी फर्स्ट टाइम में जब सम्मेलन हुए थे, 4 साल की। 4 years। लेकिन हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। मतलब अब मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ आ रहा है। लास्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कुछ पढ़ाने पे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा यार मैंने पढ़ाया तो अच्छा था, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो मुझे मतलब अजीब सा फील हो रहा था, बट अब समझ आ रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फिर उसकी जो अवधि थी सम्मेलन की वो 4 साल थी। फिर उसके बाद उन्होंने इसके जो, और एक और बात है, जो 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 ये हिंदी विश्व सम्मेलन से इसे ऑर्गेनाइजर कौन कराता है, ऑर्गेनाइजर कौन करता है इसका, पता है आपको? भारत ही ऐसा देश है जिसे ऑर्गेनाइजर करता है। माना कि वो अलग अलग देशों में होते हैं हिंदी विश्व सम्मेलन, लेकिन भारत ही उसे ऑर्गेनाइज करता है जब भी करता है, ठीक है, जो सम्मेलन होते हैं। अब ये बताओ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको ही पता होगी, बताओ चलो, किस किस बताइए। हिंदी दिवस 14 सितंबर, पता है ना आपको सबको हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को जो क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और किस लिए मनाया जाता है ये बताइए, चलो अब आप सब बच्चे बताओ कि मतलब किस लिए मनाया जाता है। मैं तो बताऊंगी, लेकिन पहले आप बताओ 14 सितंबर को जब हमारा ये मनाया जाता है हिंदी दिवस, किस लिए मनाया जाता है, बताओ, वन बाय वन करके बताओ, चलो किस लिए मनाया जाता है। एस के कौन है? ममता? 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संविधान में जो ना पहली बार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। संविधान में उसे पहली बार राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर को। और पता है आपको 114 सितंबर तक एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जिसमें हिंदी को बहुत अहमियत दी जाती है। उसे पता है किस नाम से जाना जाता है? पखवाड़ा नाम से जाना जाता है। हमारे जितने भी सरकारी काम काज हैं और जितने भी हमारे ऑफिशियल काम है, ये सारे क्या कहते हैं 114 सितंबर तक हिंदी में ही करे जाते हैं। उसमें मतलब इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता, ना उसे इंग्लिश के बारे में उसमें कुछ समझ आता है। सारे काम वो जो होते हैं हिंदी में ही होते हैं, जितने भी सरकारी काम काज। 14 सितंबर को जब हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संविधान में ना फर्स्ट टाइम हिंदी को ये दर्जा दिया गया था कि मतलब हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, इसलिए। और 114 सितंबर तक जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, जितने ऑफिशियल हमारे काम है, सरकारी कोर्ट, किसी भी चीज से रिलेटेड, इवन गवर्नमेंट, मतलब जो हमारे सारे काम जो होते हैं ना वो हिंदी में ही करे जाते हैं। ये एक हमारा क्या कहते हैं, एक 2 वीक्स ऐसे होते हैं हमारे, मतलब क्या कहते हैं, जो हिंदी में हमारे सारे काम, उसको एक नाम दिया गया था, उसको बोलते हैं हम पखवाड़ा, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने विश्व सम्मेलन हुए हैं, 11। और एक और बात है, जब हिंदी के विश्व सम्मेलन पूरे हो जाते हैं ना, तो जैसे अभी लास्ट टाइम हुआ था 2018 में, तो फिर ये तय कर लिया जाता है कि अगला जो होगा हमारा हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ और कैसे होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अब हमारा 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन होगा 2021 में, जो कि कहाँ पे होगा, न्यूयॉर्क, यानी कि जो कहाँ पे है, अमेरिका में, ठीक है, जो है अमेरिका में होगा वो हमारा हिंदी विश्व सम्मेलन जो होगा।
ओके, अभी सभी बच्चों को समझ आ गया अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन? हाँ जी, ओके बेटा। तो अभी तक हमारे 11 हिंदी विश्व सम्मेलन हुए हैं, और क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम जो हुआ था 10 जनवरी, आवाज 1975। ओके, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और अब जो मतलब ये जो अब जो होगा वो होगा 2021 में, और कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका में। और ये मैंने बताया था अभी आपको, कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? किसी भी देश, हाँ भारत, किसी भी देश में हो हिंदी विश्व सम्मेलन, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज सिर्फ भारत ही करता है, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, मैम पहले अध्यक्ष कौन थे हिंदी के? सबसे पहले अध्यक्ष थे मॉरिशस के पीएम जो थे वो, ठीक है, शिव सागर राम गुलाम। और जो फर्स्ट टाइम जो हमारा हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, मैंने आपको बताया था? बताइए। इंदिरा गांधी। हाँ जी, वेरी गुड, श्रीमती इंदिरा गांधी। जो जो उनके नेतृत्व में हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था ये। और क्या कहते हैं, और इसके जो अध्यक्ष बने थे सबसे पहले बार, वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो थे वो, पीएम शिव सागर शिव राम। कुमार। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से? यस। ओके 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 बेटा, मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगी अभी, 1 मिनट थोड़ा मैं। अभी मैं आपको पता क्या बताऊंगी, जितने भी हिंदी विश्व सम्मेलन हुए हैं मैं उनके ईयर और कौन कौन सी जगह पर हुए हैं, ठीक है। तो अभी आपको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि बच्चों मेरे पास ना तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अभी बनाया है किसी को, ना ही मैं पीडीएफ शेयर कर सकती हूँ अभी किसी को, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ओरल बोलती हूँ, आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। फर्स्ट जो हुआ था 10 से 14 जनवरी, वो आप सबको मैंने बताया था, क्या कहते हैं, तो वो हुआ था 1975 में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। ओके, फर्स्ट जो हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 10 से 14 जनवरी तक चला था। और कहाँ कहाँ पे हुआ था? स्थान नागपुर में हुआ था, ठीक है। और सेकंड फिर उसके बाद, समझ आ रहा है ना अभी आपको? मैं अगर ये लिखवाऊं तो आपको समझ आ जाएंगे ना, मैं अगर बोलूं तो। जितने भी अभी हमारे हिंदी विश्व सम्मेलन हुए थे, ठीक है, तो आप लिखो। फर्स्ट 10 से 14 जनवरी, जगह का नाम है नागपुर। और सेकंड है फिर 28 से 30 अगस्त 1976। अब तुम सब, हाँ जी हाँ जी, 28 से 30 अगस्त 1976। अभी आपको ये लगेगा कि आप बोल रहे थे मैम, आप बोल रहे थे कि 4 ईयर में एक बार हिंदी विश्व मतलब सम्मेलन होता है, लेकिन पता क्या है, जब शुरू शुरू में ना ठीक से मतलब चीजें
कुछ तो टाइम लगता है चीजों को एक साथ बनाने में या वो करने में, जब समझ नहीं आया होगा, मतलब जो पहली बार हिंदी विश्व का सम्मेलन हुआ था उसमें कुछ उन्हें समझ नहीं आया होगा। हाँ जी, बोलिए क्या कह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने अगली साल ही दूसरा हिंदी विश्व सम्मेलन स्टार्ट कर दिया। मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो उस पहले हिंदी विश्व सम्मेलन में पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, तो उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अगले साल ही दूसरा हिंदी विश्व सम्मेलन करा 28 से 30 अक्टूबर 1976 में, जो वहां पे हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। ओके, कहां पर हुआ था। उसके बाद थर्ड बोलूं मैं। यस हाँ जी, वो हुआ था 28 से 30 अक्टूबर 1983। 28 से 30 अक्टूबर 1983 न्यू दिल्ली। तीसरा जो हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था 28 से 30 अक्टूबर 1983, और उस जगह का नाम था नई दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली में। ओके, उसके बाद फोर्थ हिंदी विश्व सम्मेलन 2 से 4 दिसंबर 2 से 4 दिसंबर 1993 में। ये भी मॉरिशस में हुआ था। फोर्थ जो हुआ था वो भी कहां पर हुआ था, मॉरिशस में। 2 से 4 दिसंबर 1993 फोर्ट लुई मॉरिशस। उसके बाद फिफ्थ हुआ था 4 से 8 अप्रैल 1996 में। उसके बाद देखो आप कंटिन्यू चल रहे हैं ना, मतलब जो हमारे वो हुए थे वैश्विक सम्मेलन हिंदी के, वो कंटिन्यू थे। सिर्फ एक दो बार ऐसा हुआ था मतलब 1 ईयर में 2 ईयर में, क्योंकि पहले जो वैश्विक सम्मेलन थे ना उसमें मतलब उन्हें समझ नहीं आया होगा, कुछ चीजें ऐसी थी जो रह गई थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी से दोबारा से ऑर्गेनाइज कराए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको फिफ्थ हो गया सबका, फोर्थ तक। फिफ्थ था 4 से 8 अप्रैल 1996 में, जो कि स्पेन में हुआ था। और सिक्स 14। हाँ जी बेटा, आपकी बात बहुत कट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जो क्या कहते हैं, सिक्स हुआ था 14 से 18 सितंबर 1999 में। कब, 14 से 18 सितंबर 1999, जो हुआ था लंदन में, यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, और सेवंथ 5 से 9 जून 2003 सूरीनाम। जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पर हिंदी मतलब बहुत ज्यादा प्रचलित है, हिंदी भाषा को लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, वही ये कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हिंदी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, हिंदी में मतलब कम्युनिकेशन बनाने के लिए। और 8वां जो हुआ था वो था 13 से 15 जुलाई 2007 में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और नोवा 22 जून। हाँ जी, 7 का मैम बताइएगा। 7 का या 5 से 9 जून 2000 2000। हाँ जी, 5 से 9 जून 2003 तक सूरीनाम में। ओके मैम 9 उसके बाद 8 था 13 से 15 जुलाई। मैम हो गया 8 हो गया मैम से 9 बताइए। जी 9 9 अच्छा, 22 से 24 सितंबर
2012 दक्षिण अफ्रीका। और 10 है फिर 10 से 12 सितंबर 2015, जो कि हुआ था भोपाल में। ओके। और 11वां जो हुआ था 2018 में, वो हुआ था मॉरिशस में। डेट मैम, जी डेट तारीख। डेट एग्जैक्ट मुझे भी इसकी मतलब ठीक से कंफर्म नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, बट 2018 में मॉरिशस में हुआ था ये। ओके क्या मैम? ठीक है। और अब जो होगा 12वां जो होगा वो हमारा 2021 में कहाँ पर होगा, अभी मैंने बताया था, बता कहाँ पर? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में होगा 2021 में, क्योंकि पहले से ही तय कर लिया जाता है। जब हिंदी के जो ये सम्मेलन होते हैं ना, इसमें जब पहला एक सम्मेलन खत्म होगा तो नेक्स्ट टाइम का भी पहले से प्लान बना लेते हैं कि मतलब वो वाला सम्मेलन कब होगा हमारा और कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके ओके बेटा। अच्छा ये बताओ, क्या कहते हैं, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया तो था, लेकिन क्या कहते हैं हिंदी दिवस मनाने की जो परमिशन थी वो हमें कौन सी ईयर में मिली थी? बताओ। अभिमन्यु आपने म्यूट हो। हाँ जी बताइए। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई अभी तक। 1953। वेरी गुड। 1953 में जो था हिंदी दिवस मनाने की हमें क्या मिली थी, परमिशन मिली थी। क्योंकि देश को मिली नई नई आजादी और राष्ट्रीय भावना के तहत हिंदी को खूब समर्थन मिला। लेकिन 80 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 21वीं सदी के पहले दशक यानी कि 2010 का एक और दौर यह भी था जब हिंदी देश में हिंदी के प्रसार में ठहराव सा आ गया। यानी कि मैंने अभी आपको जैसे बताया था ना, क्या कहते हैं पहले हमारी हिंदी कौन से नंबर पर थी? स्पेनिश तो मतलब दूर दूर तक थी नहीं भाषा, लेकिन अब स्पेनिश ने अपनी इतनी बना लिए कि क्या कहते हैं वो सेकंड नंबर पर आ गई अपने आप ही। ठीक है, आजादी के मिलने के बाद लेकिन हमारे देश में अभी भी राजभाषा तो है। और क्या कहते हैं 14 सितंबर को हमारी मातृभाषा मतलब है ये हिंदी। लेकिन इतने बहुभाषिक देश हैं, क्या कहते हैं बहुभाषिक भाषा है हमारे देश में, कि हिंदी को अभी तक इतने गणन पूरे प्रॉपर तरीके से मान्यता ही नहीं मिली कि मतलब हिंदी ही हमारी भाषा, सारे काम हमारे हिंदी में हो, बिजनेस या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, सरकारी काम कोई भी हो। हाँ जी बोलिए आरती। बोलो बेटा। अभी तक आपको मैंने जो आपको ये 4 टॉपिक पढ़ाए वो अच्छे से समझ आ गए सभी को? यस नो? यस मैम। आज का कुछ अच्छी तरह समझ आया आज का। ओके ओके थैंक यू। शुरू में बेटा मुझे भी नहीं समझ आ रहा था ना कि मतलब मैं पढ़ा रही थी तो मुझे मतलब ये लग रहा था कि कैसे। हाँ जी मैम माइक लिया था ना, बना लो। मैं माइक ऑफ खाना करना है इसलिए। अच्छा अच्छा। और चैट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था इस चक्कर में। यस अभी अभी आ रहा है ठीक से? हाँ मैम, यस अब मैम। तो आज मैम क्लास तो अच्छा है माइक से। अच्छा तो ठीक है, आपको ये चारों मैम टॉपिक अच्छे से समझ आए? इसमें मैम हाँ जी मैम बोल रहे मैम ग्रुप बना दीजिए मैम, जो आप शुरू से पढ़ाए हैं ना उसको मैम पीडीएफ या तो नोट्स उसका सेंड कर दीजिएगा मैम ग्रुप में एक। चलो बेटा मैं देखती हूँ, मैं बनाऊंगी एक ग्रुप, फिर उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ सारी शेयर कर दूंगी। मैंने नोट डाउन खुद अपने हाथों से बनाई है। मुझे लास्ट टाइम बड़ा लग रहा था कि मतलब बच्चों को लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, तो मैं दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगी तो उसके बाद मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगी। ठीक है मैम अब तो लास्ट क्लास होने वाला ना, 2 तारीख लास्ट मैम को।
सॉरी आपके पास साफ क्या क्या कह रहे हो? मैम 2 मई को तो शायद लास्ट क्लास है ना? हाँ जी, लेकिन मैं तो बना दूंगी मैम बीच में भी, मतलब सर से बात करके। या तो मैम आज आप दे दीजिए किसी को नंबर, तो मैम वो बना देंगे ग्रुप, आपको इनवाइट कर देंगे, उसमें आप भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं देती हूँ नंबर सर को, फिर वो अगर ग्रुप बना देंगे तो मैं आपको पीडीएफ जो मैंने लिखा हुआ है अपने हाथों से वही मैं आपको डाउनलोड कर दूंगी, ठीक है आप? ओके मैम। ओके ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। यस। और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? एक मिनट बेटा अभी। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा हिंदी के वैश्विक प्रसार में सिनेमा और गीतों की लोकप्रियता, ठीक है। यानी कि हमारे जो मतलब फिल्में हैं और हमारे जो गीत हैं वो कहाँ तक कारागार है हमारी हिंदी को प्रचलित और विख्यात करने, मतलब दूर दूर तक फैलाने में। हाँ जी प्रियंका बोलिए। जो जिन बच्चों ने हैंड रेज किया ना, आप बोलिए आपको क्या पूछना है? प्रियंका, आरती, ट्विंकल, रोहित, भव्या, पूछना है कुछ आपको? मैम बुक का नाम। बेटे मैंने तो खुद ही लिखी हुई है ये, मैंने बुक का ऐसे मतलब मैं सर्च कर रही हूँ, जो बच्चे से कुछ नाम पता होगा ना, अगर ग्रुप बन गया मेरा तो नहीं फिर मैं मैम, आपको सेंड कर दूँ। जिसमें हमारे ना सारे टॉपिक क्लियर हो जाए वो कोई बुक का नाम बता दो हमें, क्योंकि हमने पिछली क्लास नहीं ले पाए हैं। अच्छा, तो मैं तो मतलब क्या कहते हैं अभी बड़ा पढ़ाया था मैंने, जो जितने टॉपिक कराए मैंने तो दोबारा से रिवीजन करवा दिया, वो भी आपको समझ नहीं आया अच्छे से भी? मैम वो तो समझ आ गए, मैंने आज की क्लास के तो समझ आ गए हैं, बट बुक से ना ये होता और टॉपिक भी क्लियर हो जाते। अच्छा, चलो ठीक है, मैं देख लूँ एक बार फिर मैं बता दूंगी सर को, वो आप तक मैसेज कर देंगे इस बारे में, ठीक है। मैम थैंक यू मैम। ओके बेटा। उसके बाद क्या था, हिंदी के वैश्विक प्रसार में मुझे क्या पढ़ाना था? गीतों की और क्या कहते हैं सिनेमाघरों की लोकप्रियता, जिससे कि मतलब ये पता चले कि हमारी हिंदी को दूर दूर तक पहुंचाने में किस किस चीज का सबसे ज्यादा वो क्या है हाथ। जो हमारे देश की हिंदी फिल्में हैं वो आप सबको पता ही है कि हिंदी फिल्में देश में तो हम सब देखते ही हैं, लेकिन पता क्या है, इन हिंदी फिल्मों का विदेशों में भी बहुत सबसे ज्यादा प्रचलित है ये फिल्में, मतलब कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हमारे देश से ज्यादा विदेशों में भी बहुत ज्यादा विख्यात है, जिससे हमारी हिंदी भाषा को क्या मिल रही है मान्यता, अच्छे तरीके से मिल रही है, समझ रहे हैं लोग कि हिंदी भाषा दूर दूर देशों में हमारी क्या हो रही है, विख्यात हो रही है, प्रचलित हो रही है मतलब,
ठीक है। हिंदी फिल्में देश के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी हैं। इन फिल्मों ने देश में ही नहीं बल्कि सारे विदेशों में भी हिंदी को प्रोत्साहित किया है। जो कुछ फिल्में ऐसी हैं हमारे देश की जिन्होंने देश में ही नहीं मतलब उन्हें टॉपर उसमें लिया गया है, लेकिन विदेशों में भी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा गया है। और आज हमारे देश में जो मनोरंजन का सबसे अधिक साधन पता क्या है? हिंदी फिल्में ही हैं। इसमें तो कोई शक भी नहीं है। मतलब हम सब भी मतलब फिल्में इतने अच्छे तरीके से देखते हैं, तो जो फिल्में अच्छी होती हैं वो दूसरे देश में भी उतने ही अच्छे तरीके से चलती हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी भारत की जो पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? किस बच्चे ने क्लास ली थी वो? कौन सी? नहीं, भारत की सर्वप्रथम फिल्म जो थी ना, सवाक फिल्म थी जिसका नाम था आलम आरा। जो पहली सबसे पहले फिल्म बनी। हाँ जी, सॉरी बेटा आपकी आवाज कट रही है। जो सबसे पहली बार जो फिल्म बनी थी वो थी स्वाग फिल्म बनी थी, वो थी आलम आरा, जो 1931 में आदर्श ईरानी ने बनाई थी। तो 1931 में आदर्श ईरानी जो थे एक राइटर, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और यह फिल्म हिंदी में ही बनाई थी उन्होंने फर्स्ट टाइम। सोचो, मतलब दूसरे देश के होने के बावजूद भी वो फिल्म बनाई तो उन्होंने हिंदी भाषा में ही बनाई थी। ठीक है। हम उनसे मतलब ये पूछे भी कि मतलब तुमने ये फिल्म हिंदी में क्यों बनाई, तो शायद वो हम पे मतलब ये सोचेंगे कि मतलब ये क्यों पूछ रहे हैं ऐसा कि ये फिल्म उन्होंने हिंदी में क्यों बनाई। एक तो मैं इनके मतलब इनकी भाषा को इतना प्रेफरेंस दे रहा हूँ, और फिर भी मतलब कोई मतलब ये पूछे कि मतलब आपने क्यों बनाई हिंदी में फिल्म, तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता ही हो। और उन्होंने इसलिए ये फिल्म बनाई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मतलब हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाऊंगा, देश के हर कोने कोने तक इस भाषा को पहुंचाऊंगा। उन्होंने ये तय कर लिया था कि हम मतलब देश की इस करोड़ आबादी तक मुझे ये हिंदी भाषा पहुंचानी है हर कीमत पे। आज जो है हिंदी की फिल्में जितनी भी लोकप्रिय हैं शायद किसी अन्य भाषा की फिल्में नहीं है। मतलब जो फर्स्ट टाइम उन्होंने आलम आरा फिल्म जो बनाई थी, उन्होंने यह सोचकर बनाई थी कि मैं हम हिंदी की जो हिंदी है तो ना, हम इसे सारे देश में इतनी प्रचलित कर देंगे, 20 करोड़ की आबादी वाले देश तक, मतलब सारे देश में इस हिंदी को पहुंचाना। और क्या कहते हैं, ये सोच कर बनाई थी कि जिससे कि हिंदी भाषा सारे में क्या क्या हो जाए, लोकप्रिय हो जाए। और विश्व में आज तुम्हें पता है विश्व में हर चौथी फिल्म जो बनती है वो हिंदी भाषा में बनती है, ट्रांसलेट जो होती है, मतलब जो हर विश्व में जो फिल्म जो होती है वो चौथी भाषा में बनती है। और भारत में जो निर्मित होने वाली 60% फिल्में हिंदी भाषा में बनती हैं, और वे सबसे अधिक चलन में होती हैं। वे ही सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकाऊ होती हैं सारे देशों में। मतलब क्या कहते हैं, हिंदी भाषा से बनी फिल्में क्या होती हैं, लोकप्रिय भी होती हैं, और सबसे ज्यादा उन फिल्मों को दूसरी जगह के लोग खरीदते भी हैं। इसलिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे देश के हिंदी फिल्मों की। मैम कौन से सन में बनाई गई थी आलम आरा? 1931। ओके मैम। और किसने बनाई थी बताना जरा? आदर्श ईरानी ने। वेरी गुड, आदर्श ईरानी ने सर्वप्रथम। और किस लिए बनाई थी? हिंदी भाषा को प्रचलित करने के लिए पूरे विश्व में। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि 20 करोड़ आबादी वाला जो देश है उसमें सबसे ज्यादा मतलब फिल्में इसलिए बनाई थी कि सारे में हिंदी भाषा हमारी क्या हो जाए, प्रचलित हो जाए। और आज भी हमारे देश की जो 60% फिल्में वो हिंदी भाषा में ही बनती हैं, और जो सबसे ज्यादा क्या होती हैं, लोकप्रिय होती हैं। तो मानते हो ना, हिंदी भाषा को क्या कहते हैं, प्रचलित करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसकी है? हाँ जी, हिंदी आदर्श भाषा। ईरानी की। आदर्श ईरानी ने तो बनाई थी, लेकिन आजकल जो हिंदी भाषा को जो प्रचलित कर रहे हैं ना हमारी हिंदी फिल्में जो है ना, वो है हिंदी भाषा को प्रचलित करें दूसरे देशों में भी। क्योंकि आपको शोले फिल्म एक ऐसी फिल्म थी
जिन्होंने दूसरे देश में भी जाकर क्या करते, जो पुरस्कार मिलते हैं ना, वो सारे पुरस्कार उन्होंने जीते थे। कब के दशक की वो फिल्म थी, वो इतनी प्रचलित हो गई थी। मैम अच्छी भी तो है। आज, हाँ जी अच्छी तो है। और क्या कहते हैं, आज के टाइम में तो तुम्हें पता है कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, तो उन्हें तो दूसरे देश इजीली खरीदते हैं और वो बिकती भी हैं सबसे ज्यादा। और जिस उत्साह से वह उत्तरी भारत में दिखाई जाती है, उसी उत्साह के साथ वो कहाँ पर दिखाई जाती है, दक्षिणी भारत में भी दिखाई जाती है। ठीक है। और इसका एक कारण यह भी है कि हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी लिखने, पढ़ने, बोलने वाले भी क्या कहते हैं, मिल जाएंगे। इसी प्रकार हिंदी फिल्मों के दर्शक और प्रशंसक भी आपको पूरे देश में मिल जाएंगे, क्योंकि हिंदी हमारी एक मातृभाषा है। वो इजीली, पता क्या, और सब भाषाओं से इजीली पढ़ी भी जाती है और लिखी भी जाती है। इसलिए हमारे देश में जो क्या कहते हैं, हिंदी फिल्मों के दर्शक और प्रशंसक सारे देशों में जगह जगह बटे हुए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका तक भी तुम्हें पता ही है कि मतलब फिल्में इतनी प्रचलित हैं कुछ हमारी, कि वहां पर भी हमारे देश की फिल्मों को बहुत ज्यादा सराहनीय मिलती है। इससे पता हमें क्या पता चलता है, ये हमारा अनेकता में एकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। हिंदी फिल्में जो है अनेकता में एकता का उदाहरण भी है। भारतीय फिल्मों के अतिरिक्त दूसरा हो ही नहीं सकता, यानी कि सिर्फ भारतीय फिल्में ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा दूसरे देशों में बिकाऊ भी हैं और अच्छी भी, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। कुछ सीमा तक दक्षिण में हिंदी का विरोध है, लेकिन हिंदी फिल्में लोकप्रिय हैं। मतलब कुछ सीमा तक ऐसा है दक्षिणी क्षेत्रों में जो ना, हिंदी भाषा का तो विरोध है, लेकिन हिंदी फिल्में वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। देखते हैं वहां के लोग हिंदी फिल्में, खासकर कहाँ पर, तमिलनाडु में। हिंदी भाषा का विरोध है कि हिंदी लैंग्वेज बोलनी नहीं है, लेकिन हिंदी फिल्में वहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से क्या है, प्रचलित है। वहां के लोग भी हिंदी फिल्में देखते हैं। और जहां पर सबसे ज्यादा देखते हैं, मदुरै, चेन्नई और कुटुम्बर, यहाँ पर मतलब ये 3 शहर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हिंदी फिल्में देखी जाती हैं। जो फिल्म शोले थी ना, मैंने अभी आपको बताई थी कि शोले फिल्मों ने मतलब कई जगह ऐसा था कि जहां पर उन्हें पुरस्कार मिले थे, तो उन्होंने फिल्म शोले की, इवन ना आपको यकीन नहीं होगा, तमिलनाडु में स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। जो फिल्म शोले थी, हमारी भाषा है, मतलब बोल लिखो तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई बोलना है या नहीं बोलना है, लेकिन हमारी फिल्में खूब अच्छे तरीके से सारी दुनिया में क्या हो रही है, प्रचलित हो रही हैं। और शोले फिल्म को तो वहाँ, शोले फिल्म की वहां पर स्वर्ण जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है। माइक का ऑप्शन ऑन था अभी तक, तो बेटा माइक का ऑप्शन अभी ऑफ हो गया। नो मैम। अच्छा आर्थ, तो फिर आपको कैसे लगा कि माइक का ऑप्शन ऑफ है? सभी बच्चों की आवाज मुझे क्लियरली आ रही है। कितनों का माइक ऑप्शन मैम ऑन नहीं है। अच्छा मेरे वाले कंप्यूटर से शायद आप, आरती आपका म्यूट है शायद, आप देखो एक बार। मैम 2-3 बच्चों का म्यूट दिख रहा है यहाँ पे। हो गया अभी आपका ठीक? अच्छा कंटिन्यू करें? ओके ओके ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, शोले फिल्म को कहाँ पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है? शोले फिल्म तमिलनाडु में। कहाँ पर? हाँ जी तमिलनाडु में मनाई जाती है। ठीक है।
और उसके अलावा बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनकी मतलब तमिलनाडु में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जैसे हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बॉर्डर, दिल तो पागल है। पूरे देश में पता क्या ये एक सफल फिल्में रही हैं। और गदर और लगान जैसी फिल्मों को तो पता है क्या हुआ है, कितनी फिल्में आई जिन्होंने पूरे देश में सफलता के झंडे गाड़ दिए। और इवन अभी जो एक फिल्म बनी थी, बताओ कौन सी फिल्म बनी थी वो, जिसने पूरे देश में क्या करा था, झंडे गाड़ दिए थे, बताओ। अभी आई थी, अभी थोड़े से दिन पहले, अभी आपने सबने देखी होगी वो फिल्म, कौन सी थी? दंगल। हाँ वेरी गुड, दंगल। दंगल फिल्म ऐसी थी जिन्होंने पूरे देश में क्या करा था, अपने झंडे गाड़ दिए थे, और क्या कहते हैं, और बहुत अच्छे से योगदान भी दिया था उनका। ठीक है, दंगल फिल्म ने ऐसी थी जिसने हमारे पूरे देश को, कितनी सारी ऐसी फिल्में मैंने आपको बताई थी जो हमारे देश में तो प्रचलित थी, लेकिन उन्होंने पता क्या, तमिलनाडु में जैसे शोले फिल्म की होगी, स्वर्ण जयंती बनाई जाती है, लगान, बॉर्डर, ये ऐसी बहुत सारी फिल्में थी जो कि पूरे देश में अपनी एक प्रचलित करती थी। इन्होंने अपनी फिल्मों को बहुत अच्छे तरीके से अपना एक क्या कहते हैं अस्तित्व बना लिया था। हिंदी फिल्मों में अहिंद भाषी कलाकारों के योगदान के कारण भी हिंदी को अहिंद भाषी प्रांतों में हमेशा बढ़ावा दिया गया है। यानी कि हिंदी जो भाषा की जो फिल्में थी ना, और भाषा में भी फिल्में बनती हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दिया गया था, हिंदी भाषा की फिल्मों को। ठीक है, जैसे कि रूपा लक्ष्मी, बाला सुब्रमण्यम, पद्मनी, वैजंती, ये सारी जो है, ये जो सारी जो हमारे हिंदी बॉलीवुड की जो हमारी अभिनेत्री थी, जो मतलब कलाकार थी, इन्हें पता क्या साउथ में भी इतना प्रेफरेंस दिया गया कि उन्होंने अपनी फिल्में बनाने के लिए उन्हें उधर भी बुलाया जाता था। कई सारी ऐसी सारी वो थी हस्तियां जिन्हें हिंदी सिनेमा के बावजूद भी साउथ की फिल्में बनाने के लिए भी अपनी तरफ अच्छे तरीके से मतलब उन्हें अपनी तरफ बुलाया गया, कि मतलब हमारी भी फिल्मों को साइन किया गया, हमारे जो कलाकार थे हिंदी भाषा के। ठीक है, इस प्रकार हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय कलाकार जितेंद्र जो है ना, वो पंजाबी होने के बावजूद भी पता क्या उन्होंने हमारे देश में ही वो बनाया, क्या कहते हैं, हमारे देश की फिल्मों को ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया। हिंदी फिल्में देश के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी हैं। इस प्रकार इन फिल्मों ने देश ही नहीं अपितु तो विदेशों में भी हिंदी को प्रोत्साहित किया है। राज कपूर की आवारा और श्री 420 ने रूस में लोकप्रियता के झंडे गाड़ दिए। राज कपूर सर को तो आप सभी जानते होंगे, है ना। उनकी जो फिल्म थी ना आवारा, वो इतनी मतलब इतनी अच्छी फिल्म थी, वो इतनी प्रचलित थी कि उन्होंने हमारे देश में तो बहुत ही विख्याति प्राप्त करी, बहुत ही मतलब प्रचलित हुई वो वाली फिल्म, लेकिन विदेशों में हमारे देश से भी ज्यादा उसके फिल्म के लोग थे वो जो चाहने वाले थे उन फिल्मों को। तो अब आप सब मानते हैं इस बात को, क्या कहते हैं, हिंदी भाषा का जो सब सर्वाधिक श्रेय किसको जाता है हिंदी भाषा को विदेशों में प्रचलित करने का, फिल्मों को और हमारे फिल्मी कलाकारों को। इवन पता क्या, हमारे देश के जो गाने हैं ना, वो हम तो सुनते ही हैं बहुत अच्छे से मन लगा के, लेकिन दूसरे देश के लोग भी इतने अच्छे तरीके से सुनते हैं हमारे देश की म्यूजिक को, चाहे उन्हें समझ आए। न्यूयॉर्क में एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें, बहुत जगह मैंने ऐसी देखी है जहाँ पे मतलब उन्हें हिंदी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी हमारे देश के म्यूजिक उन्हें इतना पसंद आता है, वो
सुनते हैं, कैसे भी हो, मतलब उन्हें इंटरेस्ट ले, मन को सुकून मिले, कुछ भी समझ लो आप, इसलिए। में एक टॉपिक था, क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में टेलीविजन और रेडियो को, सब हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजन और रेडियो को क्या किया गया था, सबसे ज्यादा क्या किया गया था, कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट साधन माना गया। ठीक है, माना कि हमारे टेलीविजन का आरंभ बहुत धीमा हुआ था, विदेशों में सबसे पहले हो गया था इन चीजों का, टेलीविजन का जो आरंभ था, टेलीविजन और रेडियो का, हमारे देश में सबसे धीमा हुआ था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब पता था, नुक्कड़ पे वो जगह जगह जाके जो हमारे कलाकार पहले थे, वो नाटक करते थे, उन्हें भी दूर देश के लोग जो थे देखते थे, जो बाहर से आते थे, समझते थे कि भाई हिंदी भाषा के कितने मतलब प्रोत्साहित करते हैं कितने लोग। हिंदी टेलीविजन का आरंभ बहुत धीमा था, किंतु बाद में उसने गति पकड़ी, और उस समय भारत में हिंदी टेलीविजन में चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई। जब टेलीविजन बन गया था ना हमारे देश में, तो उसमें मतलब इतना हो गया कि घर घर में आप सबने देखा होगा कि सबके घरों में अधिकतर मोस्टली आज टीवी सभी के घरों में होता है। ठीक है, भारत में अपने आरंभ के लगभग 30 साल तक टेलीविजन की प्रगति धीमी रही। यानी कि जब टेलीविजन की शुरुआत हो गई थी, तो जब हमारे देश में पता क्या 30 साल ऐसे थे जहां टेलीविजन की क्या कहते हैं गति बहुत धीमी थी। मतलब हमारे देश के लोग जो थे वो दूसरों के यहाँ देखकर टीवी बहुत खुश होते थे, दूसरे देश में भाई टीवी भी है, सब कुछ है, और हमारे देश में बहुत धीमी प्रतिक्रिया थी उसकी टेलीविजन की। ठीक है, लेकिन 1980 और 1990 के दशक में दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों और समाचारों का प्रसारण शुरू हो गया था हमारे देश में। कब हुआ था? 1980 से और 1990 हाँ के दशक में दूरदर्शन के जो मतलब हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम वो थे, बताइए आपको, डीडी नेशनल और ये जो दोनों चैनल थे हमारे देश में शुरू हो गए थे, जहां हमारे देश के लोग न्यूज वगैरह देखते थे और पुरानी हिंदी फिल्में उस पर प्रचलित होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, और जिससे हमारे देश को क्या हुआ, काफी योगदान हुआ, हमारे इकोनॉमिक जो फैक्टर है ना उसको बढ़ाने में, मतलब हमारी इकोनॉमी, क्योंकि टीवी का ज्यादा प्रचलन होने लगा और लोग देखने लगे और खरीदने लगे, तो थोड़ी सी हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी और ऊपर बढ़ी। ठीक है, 1990 के दशक में मनोरंजन और समाचार के निजी उपग्रह चैनलों का एक प्रक्रिया बहुत तेज तरीके से शुरू हुई, और उसके बाद फिर पता क्या हुआ, हमारे देश में क्या बना, रेडियो का इस्तेमाल शुरू हो गया। ठीक है, जब हमारे देश में पहले क्या आई, टीवी टेलीविजन आया, और उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश में रेडियो की भी शुरुआत हो गई, जिसमें हम क्या करते थे, क्या सुनते थे, पुराने गाने, और जो हमारे मतलब जो हमारे टाइम से पहले जो लोग थे वो क्या पुराने गाने अच्छे से सुनते थे। और आज भी तुम्हें पता है सबको, क्या कहते हैं, रेडियो का रूप चेंज हो गया, मतलब दूसरे तरीके से रेडियो आने शुरू हो गए, लेकिन सुनते आज जो पुराने लोग हैं वो आज भी बहुत दिल लगाकर रेडियो सुनते हैं, जिससे हमारे हिंदी फिल्मों के टेलीविजन पर प्रसारित धारावाहिक ने दर्शकों में अपना विशेष स्थान बना लिया। सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक तथा धार्मिक विषयों को लेकर बनाए गए हिंदी धारावाहिक घर घर में देखे जाने लगे। यानी कि जब टेलीविजन में
बहुत सारे चैनल ऐड हो गए। पहले तो दो ही थे, डीडी नेशनल और डीडी भारतीय करके दोनों चैनल थे ना पहले हमारे देश में। उसके बाद जब ये बहुत सारे चैनल बनते चले गए हमारे देश में, तो उसमें हमारे देश में क्या इस तरह के सब तरीके के चैनल शुरू हो गए, सामाजिक भी, पौराणिक भी, ऐतिहासिक भी, पारिवारिक भी, जो नाटक हम सब लोग देखते हैं, फिल्में, ये सारी चीजें जो है ना धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और हमारे देश में टेलीविजन का आविष्कार, आजकल तो मतलब एलसीडी वगैरह ये सब चीजें इस्तेमाल होने लगी हैं टेलीविजन छोड़ के, तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता चला गया और घर घर में ये सारे प्रोग्राम देखे जाने लगे। पहले के लोग जो थे वो बताइए आपको, पहली जो फिल्में थी उनमें सिर्फ क्या आते थे, डीडी नेशनल में क्या क्या चीज आती थी, रामायण हो गया, महाभारत हो गई, ये सारी चीजें देखने के लिए लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे सिर्फ ये फिल्में देखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं तक ये भी एक साधन ऐसा था कि हमारी हिंदी भाषा को एक साथ कम्युनिकेट करने में, ठीक है, कम्युनिकेशन बनाने के लिए क्या था, दूसरे देशों में भी फिर ये सब चीजें प्रचलित होने लगी धीरे धीरे। जब हमारे देश वालों ने नाटक को ये सब चीजें शुरू कर दी करनी, तो जो दूसरे देश में हमारे देश के जो लोग रहते हैं, वो उन्हें भी तो मन होता है कि हम अपने देश की फिल्मों को देखें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के लिए क्या किया, ज्यादा प्रचलित होने लगी। भारत एक खोज ऐसे धारावाहिक न केवल हिंदी प्रसार के वाहक बने, बल्कि राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र, राष्ट्रीय एकता की क्या हुआ, एक सूत्र में बन गए। क्योंकि मैंने बताया ना अभी 60% लोग जो थे ना वो टीवी के माध्यम से ही, टीवी के कलाकार हमारे देश की हिंदी फिल्में जो हमारे देश की जो हिंदी फिल्में थी ना, वो कम्युनिकेशन का 60% ऐसा माध्यम बनी कि दूसरे देश में इतनी प्रचलित हो गई, जहां हिंदी भाषा समझी भी ना जाती थी ना, और ना ही मतलब क्या कहते हैं हिंदी लैंग्वेज को समझा जाता था और ना ही बोला जाता था, फिर भी वो इतनी विख्यात हो गई कि क्या कहते हैं हमारे देश में क्या बन गई, वो राष्ट्र में एकता का सूत्र बन गई। देखते ही देखते टीवी कार्यक्रमों से जुड़े लोग फिल्मी सितारों की तरह चर्चित और विख्यात होने लगे। पहले इतने प्रचलित नहीं थे हमारे देश के जो कलाकार थे, लेकिन जब उनके एक्टिंग को देखा और समझा दूसरे देश के लोगों ने, तो मतलब उन्हें समझ आ गया कि हमारे देश के जो कलाकार थे ना अपने देश में तो मशहूर थे ही, बल्कि दूसरे देशों में भी अच्छी तरीके से क्या हुए, मशहूर हो गए। वो मैंने आपको बताया था, अहिंद भाषा के लोग भी हिंदी को समझने और बोलने लगे, यानी कि दूसरी देश के लोग जो थे, इतनी उन्हें हमारे देश की फिल्में अच्छी लगी और हमारे देश को इतने अच्छे तरीके से समझा गया, फिल्मों को और उनके कलाकारों को, तो वो दूसरे देश के लोग भी हमारे देश के नाटक, हमारे देश की फिल्में, हमारे देश के गाने बहुत क्या करें अच्छे तरीके से समझने लगे। और यहाँ तक कि आप एक नाटक है जो मतलब एक शो है उसको तो हम अच्छी तरीके से सब जानते हैं, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, जिसने हमारे लगभग इस कार्यक्रम में पता क्या है, हमारे देश के पूरे देशों को एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, बांध के रखा हुआ है। हिंदी में प्रसारित ऐसे कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर और दक्षिणी राज्यों के प्रतियोगियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पता है ना आप सबको, जो करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति में जो हमारा एक नाटक था ये बना था, इसमें आप सबको पता है ना क्या कहते हैं, ये हुआ था कि उसके जो वो होते थे मतलब खेलने वाले, उसमें कहाँ कितनी दूर दूर के लोग आते हैं वहां पे, है ना। एक मिनट बेटा, बल्कि आपको तो पता है जैसे हमारे देश में, हमारे यहाँ पे हिंदी में करोड़पति, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, अदर लैंग्वेज में कई सारे नाटक कैसे होते हैं जो मतलब क्या कहते हैं
हमें तो समझ आती थी वो वाली लैंग्वेज, लेकिन मैंने कई बार जो चैनल ऑन करती हूँ ना, दूसरे फिल्म दूसरी तरह के ये केबीसी चले हुए हैं, मतलब केबीसी की जो मतलब डबिंग जिसे बोलते हैं उस तरीके से वो लोग करते हैं और क्या कहते हैं वो नाटक चलाते हैं अपने अपने। लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा ही है केबीसी कौन बनेगा क्या कहते हैं करोड़पति, जो पूरे ही देश में मतलब अलग अलग राज्यों में प्रचलित है और इसे खेलने के लिए दूर दूर से लोग आते भी हैं। ये सब तो आपको पता ही है, देखते भी होंगे आप मोस्टली, है ना, देखते हैं ना सभी बच्चे जो ठीक है। अब दूरदर्शन का इतिहास, यानी कि जो मैं एक मेरा टॉपिक था ये पूरा बड़ा था, हिंदी के वैश्विक प्रसार में हिंदी के सिनेमा की गीतों की लोकप्रियता, टेलीविजन और रेडियो की भूमिका इसमें, और क्या कहते हैं सोशल साइट और नेटवर्किंग, यानी कि फेसबुक हुआ जैसे ट्विटर हुआ। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, क्या कहते हैं इन्होंने ये सोचा था कि फेसबुक और ट्विटर में भी ना हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें। ये हमारी प्रक्रिया चल रही है, मतलब कीबोर्ड आपको सबको पता ही है कि अब हिंदी में आ गए हैं, हिंदी में भी हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और फेसबुक ट्विटर में भी ऐसा ही धीरे धीरे शुरू हो रहा है कि हम हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए हम हिंदी में ही ये सब कुछ चला सकते हैं, अपना व्हाट्सएप और ट्विटर, अपनी ये सारी चीजें, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा दूरदर्शन का इतिहास, यानी कि टेलीविजन कब से शुरू हुआ या कैसा कुछ भी, ठीक है। दूरदर्शन का जो पहला प्रसारण था वो हुआ था 15 सितंबर 1959 को, ठीक है। प्रतियोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षणिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में ये शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटे होता था। जो फर्स्ट टाइम जो हमारा टेलीविजन जो शुरू हुआ था, दूरदर्शन का जो प्रसारण था वो कब हुआ था, 15 सितंबर 1959 को, सिर्फ आधे आधे घंटे के लिए, यानी कि वीक में सिर्फ 3 दिन ऐसा था कि जब टेलीविजन की शुरुआत हुई थी दूरदर्शन चैनल, वो सिर्फ हफ्ते में 3 दिन चलता था। और 3 दिन कितने कितने टाइम के लिए चलता था, सिर्फ आधा आधा घंटे के लिए। ओके, आया समझ आपको ये वाला टॉपिक जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि हिंदी के वैश्विक प्रसार में, ओके, सिनेमा और गीतों की लोकप्रियता 60, मैंने बताया ना आपको अभी 60% ऐसा है कि हमारे देश की जो मातृभाषा हिंदी है उसको दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए ना हमारी हिंदी भाषा सबसे ज्यादा क्या है लोकप्रिय बन रही है। तो सिर्फ हमारे हिंदी के कलाकारों से, सिनेमा घरों से, हमारे सरकारी कामकाजों से, देखा ना अभी लास्ट टाइम आप मोदी जी जो हमारे कोई भी भाषण दूसरे देश में जाकर देते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में देते हैं, हिंदी भाषा में। बेशक बीच में कम्युनिकेटर होता है जो उस भाषा को क्या करता है अपनी भाषा में ट्रांसलेट दूसरे देश को समझाने के लिए करता रहता है ना। तो ये सब चीजें तो हैं जिससे कि हमारे देश की हिंदी भाषा जो है, आरती बोलिए। आरती बेटा आप तो म्यूट हो, माइक, हाँ जी। तो मतलब दूसरे देश में प्रचलित करने के लिए जो है वो क्या है, हिंदी भाषा को व्याख्यात करने के लिए, प्रख्यात करने के लिए मोदी जी भी अपने भाषण मोस्टली क्या कहते हैं हिंदी भाषा में ही देते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो दूरदर्शन का प्रसारण हुआ था वो कब हुआ था, 15 सितंबर 1959 को। 1959 में। हाँ जी, हाँ जी, 1959 को हुआ था। और 1 वीक में कितनी बार होता था ये, सिर्फ 3 दिन, 3 days। आधा आधा घंटे, हाँ 3 डेज और आधा आधा घंटे के लिए, ठीक है, शुरू दिखाया जाता था। तभी इसको टेलीविजन इंडिया का नाम दिया गया, जो फर्स्ट टाइम जो दिया गया था उसको नाम दिया गया था टेलीविजन इंडिया, ठीक है। और बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से हो गया। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि दूरदर्शन का जो नाम हुआ था वो कौन सी ईयर में हुआ था, 1975 में, ठीक है। अच्छा बताओ चलो, फर्स्ट टाइम जो हिंदी का पहला प्रसारण कौन से साल में, कौन सी डेट को हुआ था, अभी बताया मैंने आपको, दूरदर्शन 15 सितंबर 1959 को। और वीक में सिर्फ
3 दिन, वो भी 3 दिन। आधा आधा घंटे, ठीक है। और उसके बाद जब इसको इसको नाम दिया गया था टेलीविजन इंडिया, लेकिन इसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया था, दूरदर्शन 1975 में इसको दूरदर्शन के नाम से में। कर दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। शुरुआती दिनों में दिल्ली भर में 18 टेलीविजन सेट लगे और एक मिनट बेटा, शुरुआती दिनों में हमारी दिल्ली में कितने टेलीविजन लगे थे, सिर्फ 18 टेलीविजन, ठीक है, सेट लगे थे और एक बड़ा ट्रांसमीटर लगा था। यानी कि जो हमारे आजकल ही केबल है जगह जगह मतलब लगवा, बच्चों आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी इस वक्त? यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, यस ओके ओके, ठीक है। तो शुरुआती दिनों में जो क्या कहते हैं, दिल्ली भर में हमारे यहाँ पे कितने लगे थे, 18 टेलीविजन लगे थे और क्या कहते हैं, एक बड़ा ट्रांसमीटर, जिससे मतलब जिसकी जो रेंज थी उन 18 टेलीविजनों से कनेक्ट करी गई थी और ये देखा गया था क्या कहते हैं, मतलब कनेक्टिविटी ठीक से हो रही है और या नहीं हो रही है, ठीक है। और तब दिल्ली के लोग पता है इसको किस नाम से जानते थे, कौतूहल के नाम से, और इससे बड़े आश्चर्य के साथ देखा जाता था कि मतलब ये है क्या चीज। जब फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे मतलब दिल्ली में टेलीविजन लगा था, तो लोग उसे मतलब ये सोचते थे कि पता नहीं ये क्या है, कैसे कनेक्टिविटी होती है, इसको कैसे समझा जाता है, ठीक है। और भाई जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट टाइम टेलीविजन कहाँ पर, दिल्ली में 18 सेट लगे थे और एक बड़ा ट्रांसमीटर, जिससे उसकी रेंज को फैलाया गया और ये देखा गया कि क्या कहते हैं, टेलीविजन अच्छे से कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद धीरे 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 जैसे टेलीविजन बना, तो दिल्ली के ही आसपास के शहरों में टेलीविजन देखने को मिलता था, दूर दूर देश के गांव थे, ऐसी ऐसी जगहों पर मतलब जब तक टेलीविजन मुश्किल से मिलता था, ठीक। दूरदर्शन को देश भर के शहरों में पहुंचाने की शुरुआत 80 के दशक में हुई। इसकी वजह थी 1982 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एशियाई खेल। यानी कि 80 के दशक में अगर हमने दूरदर्शन की शुरुआत की तो क्या थी इसकी वजह, तो जो हमारे क्रिकेट था ना, ये सबसे बड़ी वजह थी दूरदर्शन को सारे देश में प्रचलित करने के लिए कि हमारा क्रिकेट कोई अच्छे से देखे। अभिमन्यु आपका माइक ऑन है शायद बेटा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। शुरुआत की थी इसलिए क्योंकि एशियाई खेलों को देखने के लिए, एशियाई खेलों के दिल्ली में होने का एक लाभ यह भी मिला कि श्रोता और शाम देखने वाले दूरदर्शन रंगीन हो गए। फिर दूरदर्शन पर शुरू हुआ पारिवारिक कार्यक्रम। यानी कि पहले तो एशियाई खेलों की मेजबानी जो हुई न्यू दिल्ली में हुई, मैंने भी आपको बताया था। दिल्ली में होने के बावजूद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। जो सबसे फर्स्ट पारिवारिक कार्यक्रम बना था वो कौन सा था, हम लोग, ठीक है, बना था, जिसने लोकप्रियता के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है, जब फर्स्ट टाइम हम कोई चीज देखेंगे तो हमें भी एक्साइटमेंट होगा उस चीज को देखने का। तो फर्स्ट टाइम जब वो उसे देखते सारे गांव में दूरदर्शन पहुंचाने, देश हर दिन एक ट्रांसमीटर लगा है, यानी कि हाँ जी, आवाज कट रही है आपकी। सभी मतलब
मैम कुछ बच्चों के ना माइक अनम्यूट हो रखे हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी बेटा, एक तो आरती आपका माइक अनम्यूट है, प्रियंका नहीं, अभिमन्यु, आकांक्षा, सॉरी आकांक्षा, आपको कुछ पूछना है बेटे? मैम आपका माइक, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि उनके माइक ना अनम्यूट हो रखे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ जी आकांक्षा अपना माइक म्यूट करो बेटा, अगर कुछ पूछना नहीं है तो अपना माइक म्यूट करो। ओके। आकांक्षा, हाँ जी हाँ जी। और तो बेटा सभी के ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम जो हमारा जो नाटक बना था वो कौन सा था, हम लोग, जिसने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे कि भाई इतना बेस्ट नाटक बन गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम भी कोई चीज देखते हैं और हमें भी उस चीज को देखने के मतलब क्या कहते हैं एक्साइटमेंट होता है कि भाई क्या है वो चीज, उसको जानने के बारे में एक ये लगता है कि हम उस चीज को देखें, अच्छे से समझें, ठीक है। फिर उसके बाद 1984 में देश के गांव-गांव में दूरदर्शन पहुंचाने के लिए देश में लगभग हर दिन एक ट्रांसमीटर लगाया गया, यानी कि एक ट्रांसमीटर से मैंने अभी बताया था ना कि फर्स्ट टाइम जब न्यू दिल्ली में 18 टेलीविजन लगे थे तो एक ट्रांसमीटर लगा था, उसकी रेंज को ये देखा गया था कि एक ट्रांसमीटर से कहाँ तक उसकी रेंज पहुंच सकती है। तो 18 टेलीविजन मैंने बताया अभी आपको न्यू दिल्ली में लगे, और फिर एक ट्रांजिस्टर लगा, तो उससे मतलब इतनी रेंज कैप्चर हो गई थी कि मतलब 18 टेलीविजन को वो अच्छे से एक रेंज दे रहा था। तो उसके बाद जब देश में हर रोज एक ट्रांसमीटर लगा, तो इसके बाद आया भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी शुरू हुई थी। वो तो कुछ नहीं है उसका, तो फिर मतलब जो भी कुछ हुआ उससे हमारी भाषा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों ने तो सफलता के तमाम कीर्तिमान, मतलब जैसे हमारे देश में पुराने जब शुरू हुए थे रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने सफलता का एक अपना एक अलग कीर्तिमान बना लिया। और 1986 में शुरू हुए रामायण और इसके बाद शुरू हुए महाभारत के प्रसारण के दौरान क्या लगने लगा, जब तक ट्रांसमीटर ठीक से काम नहीं कर रहे थे तो देश सड़कों पर कर्फ्यू की एक ऐसी शुरुआत हो गई थी, ऐसा लगने लगा था कि मतलब कर्फ्यू लग गया जैसे, हाँ, क्योंकि लोग वहां देखने के लिए बहुत उत्साहित होने लगे, भाई हम भी देखें क्या है टेलीविजन दूरदर्शन, ठीक है। अब मैं आपको इसमें इसके नेक्स्ट बात बताती हूँ कि ट्विटर और व्हाट्सएप में किस तरीके से हिंदी को प्रचलित करने की मान्यता की शुरुआत चल रही है। बाकी अभी तक आपको ये वाली सब चीजें समझ आ गई ठीक से बेटा? अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, जितने टॉपिक पहले भी मैंने कंटिन्यू कराए थे, तो सब चीजें समझ आ गई अच्छे से? ओके ओके ओके। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछो, मेरे लास्ट मतलब 10 मिनट है अभी, मेरे 9 मिनट हैं, तो अगर पूछना है तो कुछ पूछो। नेक्स्ट क्लास जो होगी मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगी, मैं 20-21वीं सदी में हिंदी के उद्देश्य और उसके महत्व, और दोबारा से एक बार सारा रिवीजन करा दूंगी। अगर कुछ पूछना है तो पूछिए किसी भी बच्चे को। और ग्रुप का मैंने बताई थी। हाँ दो आरती है, तो एक आरती प्रसाद और दूसरी आरती। अच्छा अच्छा, कुछ पूछना है तो बेटा पूछो, वरना मैं थोड़ा सा अगले टॉपिक के बारे में बताऊं। ओके ओके। माइक तो ऑन ही है मेरा। बच्चे
अच्छा मेरा माइक तो ऑन है इधर से, आपको क्या लगा? मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है ना कंटिन्यू? आपकी आ रही है, मेरी नहीं आ रही ना। अच्छा तो आपकी क्यों नहीं आ रही? मैंने तो इधर से सब कुछ किया हुआ है। अच्छा अभी अभी बोलो, बताओ क्या पूछना था? अभी ठीक है? मैम पहला टीवी सीरियल कौन से सन में बना था? 1931। टीवी सीरियल ही मूवी बनी थी 1931 में, आलमारा। मैम मैं हम परिवार दो जो हमारा टीवी सीरियल था। हम लोग हम लोग सीरियल उसकी एग्जैक्ट कुछ टाइम नहीं था। क्या कहते हैं, पहले से रामायण और महाभारत ये सब चीज चले थे, और एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए जो हुआ था, ये टेलीविजन की शुरुआत हुई थी हमारे देश में। मतलब जो हमारे जो ओलंपिक वगैरह खेल थे वो देखने के लिए। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट उसका टाइम नहीं है कि मतलब कब बना था ये हम लोग कार्यक्रम, लेकिन ये बना था और बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था। ठीक है। उसके बाद मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में जो कराऊंगी वो है मेरा, क्या कहते हैं, हिंदी के वैश्विक प्रसार में सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर। ये तो आपको मतलब क्या कहते हैं, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा। क्या कहते हैं, हिंदी में व्हाट्सएप भी अब तो हिंदी में चलने लगे हैं। ट्विटर में भी हमारी मोस्ट मतलब धीरे धीरे शुरुआत हो ही जाएगी। हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हिंदी में बनने लगा है, तो शुरुआत हो ही जाएगी धीरे धीरे। और व्हाट्सएप की भी धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगी हमारे देश में, है ना? तो ये सब चीजें तो आपको पता ही होगी। अच्छा तो पहला दूरदर्शन धारावाहिक जो हम लोग बना था 7 जुलाई 1984 को। ठीक है, कब बना था? 1984 को। हम लोग जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई 1984 को। देश में पहला दूरदर्शन धारावाहिक जो बहुत अच्छे तरीके से क्या हुआ था, प्रचलित हो गया था। और उसने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना दिया था, फर्स्ट टाइम बन करके भाई हमारे देश में हिंदी इस तरीके की भाषा है। और क्या कहते हैं, अच्छे से वो नाटक हमारा क्या कहते हैं बन गया था। ठीक है बेटा। और सोशल में मतलब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से व्हाट्सएप और ट्विटर ये सब चीजें हिंदी में धीरे धीरे आ ही रही हैं। और कुछ और कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। मेरे पास अभी मैं 4 मिनट में नया टॉपिक तो शुरू कर नहीं सकती। मैं अगली क्लास में शुरू करूंगी। अभी आप पूछो अगर पूछना है तो आपको। बच्चों और कुछ पूछना है या फिर ओके? आज का सब कुछ समझ आया ठीक से? ओके। सॉरी आपकी आवाज कटी थी। बताओ क्या पूछ रहे हो, दोबारा पूछो। आपकी आवाज मुझे सही से समझ नहीं आई। बताओ क्या पूछ रहे थे आप? बोलिए बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं ना आपके सारी चीजें दोबारा से रिवीजन के टाइम मैं आपसे पूछूंगी, जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं आपको कि मैंने क्या करना है। ठीक है। ओके। मैम हाँ जी बोलिए मैम आज ही बोलिए। ग्रुप बना दीजिए ना व्हाट्सएप का। अच्छा ठीक है बेटे, मैं कोशिश करती हूँ आज ग्रुप बनाने की। ओके। मैम उसे मैम आपको मैसेज कर अभी रखा हूँ सर से चैट बात पे या कर। ओके मैम उसे आप बनाइएगा ना ग्रुप, तो सर बनाएंगे क्या ग्रुप? हाँ जी हाँ जी ठीक है।
मैम व्हाट्सएप का ग्रुप मैम आप बना सकते हैं, या तो कोई बच्चे को मैम लिंक शेयर कर देगा मैम ग्रुप में, क्योंकि मैम 3-4 जो ग्रुप है ना सब्जेक्ट हाँ ग्रुप जी बन हाँ रखे जी, हैं, उस पर लिंक भेजने के बाद सब ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, मैं भेज दूंगी, ठीक है, और एक बार आप, बात आपको करके। मैसेज कर, ओके मैम, उसमें मैसेज कर रखा हूँ मैम। ठीक है बेटा, कर दो फिर मैसेज, आप, मैं देख लूंगी आपका नंबर। ओके, ठीक है, और कुछ क्वेरी व्हाट्सएप ग्रुप में बनाने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? आकांक्षा, कुछ पूछना था बेटे? आप नहीं, दूसरी भी आकांक्षाएं एक और है, उन्होंने हैंड रेज ओके। किया है। ओके, ठीक है, तो थैंक्स। आई होप तुम्हें आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और मुझे भी अच्छा लगा, मतलब आपको समझ आया, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम। ओके बेटा, अब आप सभी बच्चे लीव कर सकते हैं। ओके ऋषभ, प्रियंका, आपको कुछ पूछना था? आपने अभी भी हैंड रेज किया हुआ बेटा, प्रियंका। ओके बच्चों, ठीक है, बाय।